गाते हैं और माँ भारती के चरणों में प्रणाम, गरिमामय मंच को प्रणाम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, शुभ्रज्योत्स्नां पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमिता द्रुमदलशोभिनीं सुभाषिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं। वन्दे मातरं, वन्दे मातरं। भारत माता की धन्यवाद बहन जी। हट जाओ भाई नीचे यार। अब मैं मंच का परिचय और मंच के स्वागत की कड़ी में सर्वप्रथम आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हम सब जिनका उद्बोधन सुनने के लिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं, एक अनूठा कार्यक्रम जो पूरे समाज की, भारत माँ की रात दिन सेवा करते हैं, उनका सम्मान, उनकी सेवा के लिए आज उनके निमंत्रण पे हमने उनको निमंत्रित किया है। ऐसे सभी डॉक्टर यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं जिनको हम सब सुन रहे हैं, हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, जो हिमालय की देवभूमि से विजयपुर गांव घुमारवी बिलासपुर से संबंध रखते हैं। विद्यार्थी काल में विद्यार्थी परिषद से जुड़ करके विद्यार्थी परिषद की राष्ट्रीय मंत्री, राष्ट्रीय आंतरिक की जिम्मेदारी लेने के बाद भारतीय युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हिमाचल सरकार में मंत्री रहे, राज्यसभा के सदस्य, हमारे प्रदेश के चुनाव में प्रभारी रहे और कार्यकारी अध्यक्ष रहे। भी वर्तमान में हमारा पूरे देश का, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते से नेतृत्व करते हैं। मैं उनके सम्मान के लिए, उनके स्वागत के लिए आमंत्रित करता हूं डॉक्टर GS धर्मेश जी, जो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, यहाँ के स्थानीय विधायक हैं, डॉक्टर हैं और इस कार्यक्रम में संयोजक के नाते से रात दिन लगे हुए हैं। डॉक्टर GS धर्मेश जी, डॉक्टर राजेंद्र जी और आज के हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष, यहाँ पर जो डॉक्टरों की यह आकर भूमि है, इसमें MC गुप्ता जी का एक पिता तुल्य सम्मान है। ऐसे हमारे आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर MC गुप्ता जी, मैं तीनों से निवेदन करूंगा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत करने की कृपा करें। बोलो भारत माता की। डॉक्टर MC गुप्ता जी को आगे करिए। सोनू जी ले जाइए डॉक्टर साहब को आगे कर भाई जी। डॉक्टर RC मिश्रा, डॉक्टर DB शर्मा और डॉक्टर OP यादव जी, तीनों से कहूंगा शीघ्र आकर के आप भी हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करने की कृपा करें। कृपया जल्दी आएंगे, जिनका नाम लूंगा। डॉक्टर RC मिश्रा, OP यादव, श्री DB शर्मा जी चिकित्सक क्षेत्र में एक विशेष सम्मान यहाँ पर रखते हैं सीनियरिटी के नाते से, उनसे भी निवेदन करूंगा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत करने की कृपा करें। हमारे राष्ट्रीय महामंत्री संगठन श्रीमान BL संतोष जी,
दक्षिण क्षेत्र से संघ के स्वयंसेवक अपना पूरा जीवन भारत माता को देकर के प्रचारक जीवन में जिन्होंने अपना जीवन जी रहे हैं, पिछले कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी में संगठन मंत्री के नाते से हम सबका मार्गदर्शन कर रहे हैं और वर्तमान में इस राष्ट्रीय पार्टी के हमारे राष्ट्रीय महामंत्री संगठन ऐसे श्रीमान BL संतोष जी के लिए सम्मान के लिए मैं अश्विनी त्यागी जी हमारे क्षेत्र के प्रभारी जी से निवेदन करूंगा कि वो माननीय BL संतोष जी का स्वागत करने की कृपा करें। डॉक्टर कैलाश सारस्वत जी, डॉक्टर राजेंद्र जी होम्योपैथ से आए हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा। डॉक्टर कैलाश सारस्वत जी, ये आप होम्योपैथ क्षेत्र से कुछ डॉक्टर यहाँ पर हमारे यूनानी, आयुर्वेद, एलोपैथ और होम्योपैथ सभी क्षेत्रों से आए हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा। माननीय प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जी, जो बाल्यकाल से ही संघ के स्वयंसेवक रहे, प्रचारक रहे और सने सने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के कार्यकर्ताओं के बीच में काम करते करते कब प्रदेश अध्यक्ष बन गए पता ही नहीं चला। ऐसे सहज और सरल हमारा नेतृत्व उत्तर प्रदेश के माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री स्वतंत्र देव जी। अब मैं श्री हरिराम भदौरिया जी, डॉक्टर यशपाल परमार जी, आप आयुर्वेद से संबंध रखते हैं, हाँ, उनसे निवेदन है कि हमारे माननीय प्रदेश प्रभारी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूर्व कृषि मंत्री श्री राधा मोहन सिंह जी का स्वागत करने की कृपा करेंगे। IMA के अध्यक्ष इस कार्यक्रम को केवल 3 दिन की सूचना पर जिन्होंने सफल बनाने का काम किया है डॉक्टर्स ने, उसमें से एक हमारे IMA के अध्यक्ष श्री राजीव उपाध्याय जी और उनके जनरल सेक्रेटरी श्री अनूप दीक्षित से मैं निवेदन करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी का रात दिन आपने काम करके अपनी सारी जोनल जो आपकी इकाइयां उनको सक्रिय करके आपने 3 दिन के अंदर यह कार्यक्रम किया है। मैं श्री राजीव उपाध्याय जी, डॉक्टर अनूप दीक्षित जी से निवेदन करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने की कृपा करें। थोड़ा ठीक है, समय की शीघ्रता है, आप लोगों को भी काफी देर हो गई है, इसलिए मंच को आपकी तकलीफ पता है क्या वर्षा और आपको देर से इससे। हाँ, भानु महाजन जी महानगर के अध्यक्ष तुरंत आएंगे और हमारे प्रदेश सह प्रभारी संजीव चौरसिया जी का स्वागत करेंगे। पूनम बजाज जी हमारे आगरा जिले की प्रभारी बहन जी आकर के भरत क्षेत्र प्रभारी अश्विनी त्यागी जी का स्वागत। ठीक, मैं समझता हूं कि हम इस स्वागत की कड़ी को यही समाप्त करें, ऐसा मंच का आदेश है। मैं सीधे हमारे ब्रज क्षेत्र के यशस्वी अध्यक्ष जो लगातार 2 बार से हमारा नेतृत्व कर रहे हैं श्री रजनीकांत माहेश्वरी जी से कहूंगा संक्षिप्त में हम सबका स्वागत कर इन डॉक्टर्स का स्वागत करने की कृपा करें। श्री रजनीकांत माहेश्वरी। वक्त बहुत कम है और हम सब आपके बीच में हैं और आपके सम्मान के लिए हम यहाँ पधारे हैं। सदा मिला आशीष राष्ट्र को आपका शत-शत वंदन और अभिनंदन है। राष्ट्र निर्माण का संकल्प आप सब चिकित्सकों ने दोहराया है। दीन दुखियों का उपचार करके पुण्य आपने कमाया है। ऐसे डॉक्टरों को धन्यवाद देने के लिए आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। क्योंकि वक्त कम है, इसलिए बिना किसी भूमिका के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय JP नड्डा जी, BL संतोष जी, माननीय राष्ट्रीय महामंत्री संगठन श्री राधा मोहन जी, माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, माननीय स्वतंत्र देव जी प्रदेश अध्यक्ष भाजपा, माननीय करमवीर जी प्रदेश सह संगठन महामंत्री उत्तर प्रदेश, तालियां बजनी चाहिए। माननीय संजीव चौरसिया जी विधायक जी, अश्विनी जी, अनिल जैन जी और IMA के इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के राजीव उपाध्याय जी अध्यक्ष जी का सत अभिनंदन, उनका स्वागत तालियों के साथ होना चाहिए। डॉक्टर कैलाश सारस्वत जी, राजेंद्र सिंह जी, हरिओम भदौरिया जी, यशपाल
सुभाष परमार जी का मैं मंच से उनका स्वागत करता हूं, बार बार अभिनंदन करता हूं। केवल अंतिम कुछ क्षणों की पंक्ति एक है कि विपक्ष अनाथ है, इसलिए परेशान है। हमारे साथ अनेक नाथ हैं, हमारे साथ अनेक नाथ हैं, हमारे दीनानाथ हैं, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय थे, देश के राष्ट्रपति कोविंद रामनाथ हैं, और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ हैं, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। पूरा विपक्ष अनाथ। इसलिए आप सबको सत अभिनंदन आपका, और आपको बार बार प्रणाम करते हुए कार्यक्रम आगे बढ़े। आप सबसे अनुमति इजाजत चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। इतने समय में हमारे अध्यक्ष का सामान्यतः काम चलता नहीं है, लेकिन आदेश था। अब मैं जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर नित्य नए कीर्तिमान स्थापित करती जा रही है, लोकसभा का चुनाव हो, जिला पंचायत ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हो, ऐसे हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव जी से मैं निवेदन करूंगा, हम सबका मार्गदर्शन करने की कृपा करें। श्री स्वतंत्र देव जी। कोरोना काल में जिनके नेतृत्व में भाजपा के कार्यकर्ता ने घर घर जाकर सेवा कार्य की और संपूर्ण संगठन डिजिटल हुआ, बूथ स्तर के कार्यकर्ता भी जिनके आह्वान पर साधारण से साधारण कार्यकर्ता पहले लहर में भी दूसरे लहर में भी ऐसे गरीब से गरीब कार्यकर्ताओं ने जिनके नेतृत्व में उसके घर में कुछ नहीं था, तब भी अपने बाग से, अपने खेत से खीरा और लैया चना लेकर भी वो प्रयाग के नेशनल हाईवे पर बांटने का काम वो कार्यकर्ता करता था। और उस सड़कों पर आकर वह प्रवासी मजदूरों की सेवा करता था। ऐसा नेतृत्व यदि किसी राजनीतिक संगठन के पास है तो केवल भारतीय जनता पार्टी के पास है। ऐसे तेजस्वी यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का हम लोग हृदय से स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। राज्य के अंदर पिछले 15 सालों से आप सब सरकार देख रहे हैं, इतना ईमानदार नेतृत्व, भ्रष्टाचार को जो जड़ से खत्म कर दे ऐसा नेतृत्व, ईमान लेकर राज्य को बढ़े ऐसा नेतृत्व, और 4 साल में एक दिन भी छुट्टी नहीं लिए, यानी पिता के देहांत के बाद भी घर पर नहीं गए, ऐसा नेतृत्व यदि किसी के पास है मित्रों तो उत्तर प्रदेश और आप सबके पास नेतृत्व है आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, और ऐसे मुख्यमंत्री राज्य हैं जिसके हम सब कल्पना नहीं कर सकते। राष्ट्रीय महामंत्री हम सबके पूरा समय देकर पार्टी के लिए काम करते हैं, ऐसे आदरणीय संतोष जी, पीएल संतोष जी मंच पर विराजमान, आदरणीय रजनीकांत महेश्वरी जी, हमारे प्रभारी अश्विनी त्यागी जी, हम सबके पूर्व केंद्रीय मंत्री, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, हम सबके प्रभारी आदरणीय राधा मोहन जी मंच पर भी विराजमान है। एक बार ताली बजाकर राधा मोहन जी का भी स्वागत कर देंगे। आदरणीय करमवीर जी, आदरणीय संजीव चौरसिया जी, आदरणीय हमारे राज्यसभा अनिल जैन जी, सभी लोग मौजूद है। मित्रों, भाई साहब, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी विषय रखेंगे, लेकिन आपको विश्वास दिलाता हूं मित्रों, केवल अपने नेताओं के बारे में थोड़ी सा चर्चा करेंगे, बाकी कोरोना से सभी विषय मुख्यमंत्री जी आप रखेंगे। इसलिए थोड़ा चर्चा करना चाहता हूं मित्रों, दुनिया के अंदर ऐसा नेतृत्व नहीं मिलेगा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जब सदन के अंदर कश्मीर की बात करते थे, कश्मीर की एकता की बात करते थे, तो नेहरू जी उनकी बात नहीं सुनते थे सदन के अंदर। वह सड़क पर निकले आंदोलन करने के लिए, उनके मित्रों ने समझाया कि पंडित जी आंदोलन मत करिए,
वापस नहीं लौटेंगे। वह कश्मीर के लिए मार्च किए। पूज्य गुरु जी ने भी पत्र लिखकर भेजा मित्रों, संघ के द्वितीय संचालक, कि आप पंडित जी वापस नहीं लौटेंगे, शेख अब्दुल्ला बंद करेगा, फिर वापस कश्मीर से नहीं लौटेंगे। वह नेतृत्व मार्च किया मित्रों। कश्मीर में गिरफ्तारी हुई 23 जून 1953 को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का शहादत हो गया मित्रों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के कंधों पर। राष्ट्रवाद का अलग जगाते हुए विदेश नीति क्या होना चाहिए, आर्थिक नीति क्या होना चाहिए, सभी विषयों पर बहस करते हुए एकांत मानववाद भी लिखे जो दर्शन है, उसी से निकला अंत्योदय मित्रों। और वह रायातर निकले, उनका भी मुगल सराय स्टेशन पर हत्या कर दी गई। देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी उस यात्रा को लेकर निकले और उन्होंने कहा, अटल जी ने, सूर्य ढल गया, तारों के रोशनी में ही मार्ग ढूंढना। अटल जी मार्ग को ढूंढते ढूंढते मित्रों 2 सीटें आई। उन्होंने कहा, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। मित्रों, वो नेतृत्व भी हमें छोड़कर चला गया। यह ईमानदार नेतृत्व, पूरा देश नतमस्तक होता था मित्रों, छोटा मोटा नेतृत्व नहीं था। उसी तरह एक चाय बेचने वाला, एक गरीब परिवार में जन्म लेने वाला, पिछड़े परिवार में जन्म लेने वाला मित्रों, परिवार से निकले और प्रचारक का जीवन सफर करते हुए देश के प्रधानमंत्री बने मित्रों। एक गरीब झोपड़पट्टी में रहने वाली महिला को गैस भी दिया, एक दलित शोषित महिला को 5 लाख का आयुष्मान कार्ड भी दिया मित्रों, लेकिन अपने परिवार के लिए एक मकान नहीं दिया मित्रों। सभी गरीबों को मकान दिया लेकिन नहीं दिया। उसी नेतृत्व को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय नड्डा जी आगे लेकर चलने मित्रों, उस विचारधारा को लेकर। ऐसा नेतृत्व कहीं मिलेगा मित्रों? किसी के पास है? आपने सपा देखा है उत्तर प्रदेश, बसपा देखा है, कांग्रेस को आपने देखा है। एक तरफ राहुल तो एक तरफ प्रियंका, सोनिया जी नेतृत्व करती हैं। यहां एक खानदान मिलकर राज्य को लूट लिया, पूरे राज्य को लूट लिया मित्रों। नियुक्तियां भी जो होती थी, 4.5 लाख के ऊपर नियुक्तियां आदरणीय योगी जी ने किया है। एक भी मुख्यमंत्री से सूची नहीं की मित्रों, और एक व्यक्ति का 1 रुपया रिश्वत नहीं लगा, और सभी नौजवानों को रोजगार मिला। नहीं तो सफाई खानदान से जाता था मित्रों, सफाई खानदान भेजता था। ऐसा मेरा नेतृत्व है मित्रों। राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके बीच में आए हैं, ऐसा व्यक्तित्व, ऐसा कृतित्व और इस प्रकार का पूरा जीवन समर्पित करने वाले लोग संगठन में मिले। आदरणीय नड्डा जी भी प्रचारक रहे और पूरा जीवन समर्पित किया है पार्टी के लिए मित्रों। एक बार आपसे आग्रह करूंगा कि सपा, बसपा, कांग्रेस समाज में अच्छी तरह जानते हैं मित्रों, आतंकवाद को बढ़ावा देना, सिमी को बढ़ावा देना, गुंडों को बढ़ावा देना, ये सपा का काम है। आतंकवाद को जमीन में गाड़ना, सिमी को जमीन में गाड़ना और गुंडागर्दी को तहस नहस करना और गुंडों के प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलवाने वाला कोई है तो आदरणीय नरेंद्र मोदी, आदरणीय योगी जी है मित्रों। ऐसा नेतृत्व कभी कभी मिलता है इस राज्य और देश को मित्रों, आदरणीय नड्डा जी के नेतृत्व में मिलता है। इसलिए आपसे मैं प्रार्थना करता हूं मित्रों, आदरणीय मोदी, योगी, आदरणीय नड्डा जी पर आपका आशीर्वाद बना रहे जीवन पर्यंत। और आप विश्वास करिएगा, ईमानदारी के साथ हम सब सेवा करेंगे, काम करेंगे। हो सकता है कुछ काम अभी कुछ न हुए हो, पूरे काम होगा मित्रों। ऐसा नेतृत्व जीवन में नहीं मिलेगा। आपका आशीर्वाद जातिवाद, क्षेत्रवाद, व्यक्तिवाद, परिवारवाद, वंशवाद से ऊपर उठकर इस नेतृत्व को आशीर्वाद बनाए रहे मित्रों। एक बार खड़े होकर तालियों के गड़गड़ाहट से आदरणीय नड्डा जी को विश्वास दिलाइए कि हम लोग जीवन पर्यंत रहेंगे आपके साथ और कंधे से कंधे मिलाकर संघर्ष करेंगे। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। एक उत्तर प्रदेश की जो एक वर्षानुवर्षित छवि थी, उस छवि में आमूलचूल परिवर्तन करने के बाद उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश तेजी से बनाने वाले, एक नई पहचान देने वाले, विकास के मार्ग पर दौड़ाने वाली हमारी गाड़ी को ऐसे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ जी से मैं निवेदन करूंगा कि वह हम सबका मार्गदर्शन करने की कृपा करें। बोलो भारत माता की।
आज के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जेपी नड्डा जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री सम्मानीय श्री बीएल संतोष जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के प्रभारी पूर्व केंद्रीय मंत्री माननीय श्री राधा मोहन सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष आगरा के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर एनसी गुप्ता जी, भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के सह संगठन मंत्री श्री करमबीर सिंह जी, सह प्रभारी श्री संजीव चौरसिया जी, राज्यसभा के माननीय सांसद श्री अनिल जैन जी, किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और फतेहपुर सीकरी से माननीय सांसद श्री राजकुमार चाहर जी, प्रदेश महामंत्री अश्वनी त्यागी जी, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और उत्तर प्रदेश आयुर्वेद परिषद, होम्योपैथ और यूनानी संघ से जुड़े हुए सभी हमारे वरिष्ठ चिकित्सकगण और उपस्थित भाइयों बहनों, आप सब की ओर से मैं भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय और यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जेपी नड्डा जी का इस ब्रजभूमि पर आप सभी चिकित्सा क्षेत्र में कार्य करने वाले आप सभी महानुभावों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की हार्दिक इच्छा थी कि उत्तर प्रदेश के अपने 2 दिवसीय प्रवास के दौरान वह हेल्थ वर्कर्स के साथ और चिकित्सा विशेषज्ञों के साथ विशेष रूप से संवाद कर सके, क्योंकि चिकित्सकों को वैसे भी इस धरती पर भगवान के प्रतिनिधि के रूप में मान्यता दी जाती है, लेकिन वह साक्षात स्वरूप इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना के दौरान देश को भी और दुनिया को भी देखने को मिला, जब स्वयं की प्रवाह के बगैर एक एक चिकित्सक, एक एक स्वास्थ्यकर्मी, एक एक कोरोना वॉरियर्स दूसरे को बचाने के लिए निकल पड़ा और देखते ही देखते जिस महामारी से पूरी दुनिया में भय था, वह महामारी एक एक करके नियंत्रण में आती हुई दिखाई दे रही है। इस अवसर पर मैं आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। वास्तव में आज का दिन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व की ओर से कोरोना कालखंड में आपके द्वारा किए गए सेवा कार्य के लिए आप सबके अभिनंदन का दिन है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कोरोना कालखंड में पहले दिन से ही इस बात को रेखांकित किया था कि हेल्थ वर्कर्स इसमें बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकता है। कोरोना वॉरियर्स की बड़ी भूमिका होने जा रही है और वह सच साबित हुआ।
याद करिए जो बातें 18 मार्च 2020 को, 21 मार्च 2020 को, 24 मार्च 2020 को प्रधानमंत्री जी ने अलग अलग संबोधनों के माध्यम से इस पूरे देश की जनता से कही थी, वही चीजें एक एक करके अक्षरशः सही साबित होती गई। इस प्रकार का दूरदर्शी नेतृत्व जिस देश के पास होगा वह सचमुच किसी भी आपदा का सामना पूरी मजबूती के साथ कर सकता है। यह हम सबका सौभाग्य है। और फिर आप जैसे हेल्थ वर्कर्स जब देश के पास हैं तो फिर पूरी प्रतिबद्धता के साथ इस लड़ाई को जीती जा सकती थी, इसमें कोई संदेह नहीं। हम सब जानते हैं कि कोरोना इस सदी की सबसे बड़ी महामारी है और इस महामारी में पहले दिन से जो सावधानी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश ने बरती थी, चाहे वह जनता कर्फ्यू का कार्यक्रम रहा हो, चाहे वह लॉकडाउन की घोषणा रही हो, और उसके बाद जब लगा कि अब ये कोरोना फिर भी आएगा तो अधिक से अधिक टेस्ट करने की सुविधा प्रदान करने का हो, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती प्रदान करने का हो। यह कार्यक्रम केवल कोरोना के दौरान नहीं, याद करिए कि 2014 में जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, प्रधानमंत्री बनने के तत्काल बाद उन्होंने कुछ कार्यक्रम प्रारंभ किए और उन सभी कार्यक्रमों को भले ही उस समय विपक्ष ने आलोचना की हो, लेकिन उन एक एक कार्यक्रमों का कितना भारी प्रभाव पड़ता रहा। एक एक योजना को लेकर के कोरोना कालखंड में जब दुनिया त्रस्त थी, उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करना है, वहां की व्यवस्था अस्त व्यस्त होती गई। दुनिया के कुछ देशों में सत्ता परिवर्तन कोरोना के कारण हो गए। उस कालखंड में आपने देखा होगा कोरोना आया 2020 मार्च में और मई 2014 के बाद से जो परिवर्तन देश के अंदर एक एक करके होते गए। जनधन अकाउंट खोले गए हर एक गरीब के। कोरोना कालखंड में उन अकाउंट के माध्यम से सीधे प्रधानमंत्री जी के द्वारा उन सभी गरीबों के खाते में पैसा भेजा जाता रहा। गरीब कोई परेशान नहीं हुआ, भूख से कोई गरीब नहीं मरा। उसी प्रकार से आपने देखा होगा स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ हुई और स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता के साथ ही प्रत्येक नागरिक को और प्रत्येक बहन और बेटी को हम सुरक्षा की गारंटी कैसे दे सकते हैं, नारी गरिमा का प्रतीक भी स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 10 करोड़ परिवारों के बीच में बना हुआ शौचालय, प्रत्येक घर में बना हुआ शौचालय इस बात का प्रमाण बना। एक एक करके योजनाएं, हर गरीब को सिर ढकने के लिए छत मिल सके, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हर घर तक हो सके, ये सभी कार्यक्रम व्यवस्थित रूप से आगे चली रहे थे। कोरोना आने के पहले देश के 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत के अंतर्गत 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करवाना, और जिस देश ने 1947 के बाद आजादी के तत्काल बाद से लगातार स्वास्थ्य की आपदा को झेली हो, लेकिन स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर पर पिछली सरकारों का, और जिन लोगों ने 55 वर्षों तक देश के अंदर शासन किया, प्रदेश के अंदर सर्वाधिक दिनों तक शासन किया, प्रदेश और देश के स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर पर जिन लोगों का ध्यान कभी नहीं रहा, आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के आज के राष्ट्रीय अध्यक्ष
माननीय नड्डा जी ने उस समय जो कार्यक्रम चलाए, चाहे वह एम्स की देश के अंदर शाखाओं का एक जाल बिछाने का रहा हो, या स्वास्थ्य के लिए सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक की स्थापना का रहा हो, और चाहे नए मेडिकल कॉलेजेस का। भाइयों बहनों, 1947 से लेकर के 2016 तक उत्तर प्रदेश के अंदर केवल 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बने थे। आगरा का मेडिकल कॉलेज उससे पहले बन चुका था, केजीएमसी उससे पहले बन चुका था, और 12 मेडिकल कॉलेज 69 वर्षों में। लेकिन 2016 से लेकर के 2021-22 के बीच में वर्तमान में हम प्रदेश में 33 नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना कर रहे हैं। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में ये चेंज और इस जज्बे ने कोरोना जैसी महामारी के सामने जब अमेरिका जैसी बड़ी बड़ी ताकतें और यूरोप जैसे विकसित देश जब पस्त होते हुए दिखाई दे रहे थे, तब भारत मजबूती के साथ इस महामारी से लड़ते हुए, जूझते हुए दिखाई दे रहा था। आप सब हेल्थ वर्कर्स और चिकित्सा विशेषज्ञों की मदद से, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, तो इसलिए क्योंकि इस देश का यशस्वी नेतृत्व बड़ी दूरदृष्टापूर्ण तरीके से पहले से उस प्रकार की व्यवस्था सुनिश्चित कर चुका था। याद करिए, मार्च 2020 में इटली से आए हुए व्यापारियों के साथ जब आगरा में कोरोना का पहला केस आया था, तब आगरा में भी और उत्तर प्रदेश में भी टेस्टिंग की एक भी लैब नहीं थी। हमें लैब के लिए, सैंपल टेस्ट के लिए एनआईवी पुणे भेजना पड़ा था। हमारे पास यहां के मेडिकल कॉलेज में, एसएन मेडिकल कॉलेज में भी भर्ती करने की कोई सुविधा नहीं थी। हमें नड्डा जी के द्वारा उपलब्ध कराई गई एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस से उन मरीजों को सफदरजंग दिल्ली भेजना पड़ा था, और वे बाद में सुरक्षित उनको उपचार करके घरों तक उनका पहुंचाने का कार्य हुआ था। और भाइयों बहनों, आज प्रधानमंत्री मोदी जी की अनुकंपा से, भारत सरकार के सहयोग से, आप सबके आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश 4 लाख टेस्ट प्रतिदिन करने की क्षमता विकसित कर चुका है। 4 लाख टेस्ट प्रतिदिन। आज हमारे पास 2 लाख L1, L2 और L3 फैसिलिटी के बेड्स मौजूद हैं, जिसके माध्यम से हम कोरोना के या किसी भी इस प्रकार की आपदा में मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवा सकते हैं। मुझे याद है जब कोरोना की आहट हुई, हमसे कहा गया कि कितने ऐसे जनपद हैं जहां पर आपके पास आईसीयू की सुविधा होगी, कितने में नहीं है। तो 75 में से 36 ऐसे जनपद थे जहां पे एक भी आईसीयू का बेड नहीं था। और आज हर एक जनपद में हमारे पास लगभग 100 आईसीयू के बेड्स मौजूद हैं। और अगर मैं L1, L2, L3 की फैसिलिटी की सुविधा की बात करता हूं, तो हमारे पास ये संख्या बढ़कर के 2 लाख बेड्स होती हैं। और केवल द्वितीय लहर को ही नियंत्रित करने में नहीं, बल्कि तीसरी लहर की आहट के बीच में भी हम लोगों ने उसकी पहले से तैयारी कर ली है कि अब उत्तर प्रदेश के अंदर किसी भी व्यक्ति को चिकित्सा के अभाव में इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यह प्रधानमंत्री मोदी जी के और यशस्वी नेतृत्व के कारण ही उत्तर प्रदेश के अंदर संभव हो पाया है। भाइयों बहनों, दूसरी लहर में ऑक्सीजन की जो किल्लत हुई, महामारी के दौरान संसाधन अक्सर कम पड़ते हैं, और यह तो इस सदी की सबसे बड़ी महामारी थी। इस महामारी के दौरान हमने ऑक्सीजन के बारे में देखा होगा। ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य भारत सरकार ने जिस युद्ध स्तर पर किया था, वह सबके सामने है। आज उत्तर प्रदेश में हर जनपद को ऑक्सीजन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कार्य प्रारंभ हो रहा है। 552 ऑक्सीजन प्लांट वर्तमान में हम उत्तर प्रदेश के अंदर अलग अलग जनपदों में स्थापित करने जा रहे हैं। चाहे वह आगरा हो, हर एक जनपद में ऑक्सीजन प्लांट लग रहे हैं, जिनमें से लगभग 300 ऑक्सीजन प्लांट अब तक हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर स्थापित कर चुके हैं। और 252 ऑक्सीजन प्लांट को अगले कुछ दिनों के अंदर हम लोग बनाने की पूरी कार्य योजना बना चुके हैं। उनका सिविल वर्क पूरा हो चुका है।
और उनको बहुत शीघ्र हम लगा करके ऑक्सीजन के लिए किसी भी प्रकार की कोई किल्लत न होने पाए, इसकी पूरी तैयारी हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर वर्तमान में की है। और आज आप सबके सहयोग से मुझे बताते हुए ये भी प्रसन्नता है, उत्तर प्रदेश 24 से लेकर 25 करोड़ की आबादी का प्रदेश, पॉजिटिविटी आज हमारी प्रतिदिन की है 0.001%, यानी दुनिया में न्यूनतम WHO ने भी जो माना है कि 5% से कम की पॉजिटिविटी रेट को हम सेफ मान सकते हैं, लेकिन हम तो उससे भी न्यूनतम स्तर पर पहुंच चुके हैं। 0.001% पर हम लोग वर्तमान में हैं। कोरोना पूरी तरह नियंत्रण में है, लेकिन कोरोना अभी समाप्त नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने जो इसके बारे में निरंतर जागरूकता पैदा करने की बात कही है कि 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी का पालन तो हमें करना ही होगा, लेकिन हम सबको आभार व्यक्त करना चाहिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व को, जिन्होंने इस देश के वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करते हुए इस देश के प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा कवच के रूप में फ्री में वैक्सीन उपलब्ध करवाने का कार्य किया है। और आप सभी चिकित्सा विशेषज्ञ इस बात को जानते हैं कि वैक्सीन, किसी भी महामारी के लिए वैक्सीन ये पहली बार भारत के अंदर इतनी जल्दी उपलब्ध हो पा रहा है। इससे पहले आज तक डेंगू का कोई वैक्सीन नहीं आ पाया, आज तक स्वाइन फ्लू का कोई वैक्सीन नहीं आ पाया, सॉर्स का कोई वैक्सीन नहीं आया, आज तक किसी भी बर्ड फ्लू का कोई वैक्सीन नहीं आया, एक्यूट इंसेफ्लाइटिस का कोई वैक्सीन नहीं आ पाया। लेकिन कोरोना महामारी के भारत में आने के 9वें महीने में ही वैक्सीन, एक नहीं 2 स्वदेशी वैक्सीन भारत के नागरिकों को सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया। और आज प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में, अपने राष्ट्रीय नेतृत्व के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश देश के अंदर सर्वाधिक टेस्ट करने वाला राज्य है। 6,75 लाख के आसपास टेस्ट हम लोग वर्तमान में कर चुके हैं प्रदेश के अंदर। प्रदेश के अंदर हम लोगों ने 5,35 लाख से अधिक लोगों को अब तक वैक्सीन उपलब्ध करवा दिया है, और इसमें से 2,21 लाख से अधिक तो केवल युवा हैं। 18 से 44 आयु वर्ग के युवाओं को भी हम वैक्सीन दे चुके हैं। वैक्सीन भारत सरकार हर एक नागरिक को उपलब्ध करवा रही है। वैक्सीन के लिए तमाम प्रकार से गुमराह करने का प्रयास हो रहा है, लेकिन आप सभी हमारे जितने भी हेल्थ वर्कर्स हैं, आपका जो सहयोग और जिस प्रकार से इस महामारी के दौरान भी हेल्थ वर्कर्स ने काम किया है, वो अत्यंत अभिनंदनीय रहा है। हर कोरोना वॉरियर्स का, हर हेल्थ वर्कर्स का, जिन्होंने कोरोना महामारी के दौरान भारत सरकार और प्रदेश सरकार की गाइडलाइन में स्थानीय प्रशासन के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के कार्य किया है, मैं उन सब का एक बार फिर से हृदय से अभिनंदन करता हूं। आगे की अपनी तैयारी पूरी मजबूती के साथ हम कर पाएंगे, इस विश्वास के साथ मैं आज के इस हेल्थ वर्कर्स के और चिकित्सा विशेषज्ञों के इस अभिनंदन समारोह में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जेपी नड्डा जी का, राष्ट्रीय महामंत्री माननीय श्री संगठन महामंत्री माननीय श्री बीएल संतोष जी का, प्रदेश के प्रभारी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय श्री राधा मोहन सिंह जी का, आप सभी चिकित्सा विशेषज्ञों का, हेल्थ वर्कर्स का, कोरोना वॉरियर्स का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद महाराज श्री। अब मैं ऐसे व्यक्तित्व को आप सबके आगे लाना चाहता हूं, आपका, जिनका हम सब इंतजार कर रहे हैं। एक विशेष प्रकार की कनेक्टिविटी जिनकी आपके साथ है, आपकी उनके साथ है, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश में 5 वर्ष और केंद्र में 5 वर्ष तक स्वास्थ्य मंत्री रहने के नाते से आपके साथ काम किया है, जिन्होंने नीट की परीक्षा, जिससे करोड़ों विद्यार्थियों को लाभ हुआ है, उस परीक्षा को लाने का श्रेय जिनको है, जिनको श्रेय है एक नया मेडिकल रिफॉर्म पूरे देश के अंदर लाने का,
जिन्होंने हम सब आगरा के, या आगरा इस क्षेत्र का डॉक्टर्स का हब है। हमारे यहाँ मजाक में कहा जाता है आगरा में कि कहीं पर पत्थर मार दो, किसी न किसी डॉक्टर के घर पर गिरेगा वो पत्थर। ये डॉक्टर्स का हब है। उस हब के अंदर इस विशेष कनेक्टिविटी में आज प्रदेश अध्यक्ष, माननीय प्रदेश अध्यक्ष कह रहे थे कि इंद्र देवता भी चाह रहे हैं, डॉक्टर भी चाह रहे हैं कि ना आप आज जाएं ना डॉक्टर कहीं जाएं, इस हॉल में रहें और एक दूसरे को सुनते रहें। हमारे डॉक्टर्स को आज धन्यवाद देने का अवसर मिला है कि एसएन मेडिकल कॉलेज, जिसका महाराष्ट्र ने अभी नाम लिया, वहां पर सुपर स्पेशलिटी विंग, जिसको 200 करोड़ की लगभग लागत आई, वह देने का हमको हमारी बिना मांग के काम किया। आज आगरा के सभी डॉक्टर्स मन से इसलिए हैं कि हमको ये अवसर मिल गया कि इस नाते से आज हम आपको धन्यवाद दे पाएंगे। मैं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिसके दुनिया में सबसे ज्यादा विधायक हैं, जिसके दुनिया में सबसे ज्यादा सांसद हैं, जिसके दुनिया में सबसे ज्यादा पार्षद हैं, जिसके दुनिया में सबसे ज्यादा सभासद हैं, जिसके दुनिया में सबसे ज्यादा जिला पंचायत सदस्य हैं, जिसके दुनिया में सबसे ज्यादा ब्लॉक प्रमुख हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, ऐसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी, जेपी नड्डा जी से निवेदन करूंगा आप सबकी ओर से कि आज हम सबका मार्गदर्शन करने की कृपा करें। श्री नड्डा जी, हम सबका मेरा आग्रह है, आज खड़े होकर के तालियों के साथ हम उनको धन्यवाद देंगे, उनका स्वागत करेंगे। आज सभी डॉक्टर से मेरा निवेदन है, हमारी वर्षों, और मैं धन्यवाद देता हूं माननीय बीएल संतोष जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, राधा मोहन जी को, उन्होंने हमको ये अवसर उपलब्ध कराया कि नड्डा जी को यहां तक लाने का काम किया। धन्यवाद। आज के इस चिकित्सक सम्मेलन में मेरे साथ उपस्थित उत्तर प्रदेश के बहुत ही यशस्वी मुख्यमंत्री सम्माननीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे प्रदेश के कर्मशील और संवेदनशील अध्यक्ष श्री स्वतंत्र देव जी, हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री श्री बीएल संतोष जी, हमारे उत्तर प्रदेश के प्रभारी और पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहे राधा मोहन जी, आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष और हम सब के बहुत ही सम्माननीय डॉक्टर एमसी गुप्ता जी, हमारे कर्मवीर सिंह जी, सह संगठन मंत्री संजीव चौरसिया जी, अश्विनी त्यागी जी, डॉक्टर अनिल जैन जी, राजकुमार चाहर जी और हमारे ब्रज क्षेत्र के अध्यक्ष रजनीकांत महेश्वरी जी, सम्मानित मंच और यहां अपने इस सभागार में उपस्थित बड़ी संख्या में हमारे सभी चिकित्सक डॉक्टर बंधु, हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स, हेल्थ वर्कर्स और हमारे सभी सम्मानित आदरणीय सज्जन वृंद, मीडिया के मेरे साथी, प्रेस मीडिया, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथीगण, मुझे वैसे तो आगरा राजनीतिक कारणों से कई बार आने का सौभाग्य मिला है। आगरा वैसे कई लोग कई कारणों से भी आते हैं, इसलिए मैंने कहा मैं राजनीतिक कारणों से कई बार आने का सौभाग्य मिला है। लेकिन मुझे याद है कि शायद 2017 में मैं यहां स्वास्थ्य मंत्री के रूप में गायनेकोलॉजी के कॉन्फ्रेंस में मुझे यहां आने का सौभाग्य मिला था और डॉक्टर्स के साथ मुझे मिलने का भी मौका मिला था और बाद में यहां के प्रबुद्ध डॉक्टरों के साथ अलग से भी मिलने का सौभाग्य मिला था। आज मैं गुप्ता जी का धन्यवादी हूं कि उन्होंने मुझे फिर से ये मौका दिया और उन्होंने फिर से आप सब लोगों के साथ मुझे मिलने का सौभाग्य दिया और मुझे स्वास्थ्य मंत्रित्व काल को याद करने का भी मौका दिया। इसके लिए मैं आयोजकों का विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं। हमारे मंच संचालक जी कह रहे थे कि
एक भी पत्थर फेंको तो वो डॉक्टर के घर जाता है। मैं उनसे कहूंगा कि थोड़ा शब्दावली हम बदलें, एक भी फूल फेंको तो वो डॉक्टर के घर जाता है। मैं डॉक्टरों के घर से आता हूं, मेरे यहां सभी डॉक्टर हैं, एक अकेला मैं ही हूं मिस्टर, बाकी सब डॉक्टर। तो मुझे मालूम है कि डॉक्टर की व्यथा क्या होती है। आज मेरी नाइट है, आज मेरी डे और नाइट है, आज मेरे को फ्री करने वाले को क्या बोलते हैं, जो रिलीवर, मेरा रिलीवर नहीं आया है, तो मुझे नाइट के बाद फिर नाइट में जाना है। और किसी फंक्शन में चले जाओ तो आधे डॉक्टर फंक्शन से बाहर निकल करके बोलते रहते हैं, फ्लूइड दे दो उसको, थोड़ा ये भी दे दो, मैं आता हूं जरा डिनर के बाद। ये मैं इसलिए सुना रहा हूं कि डॉक्टर कभी भी कॉकपिट से बाहर नहीं निकल पाता। ही इज ऑलवेज इन द कॉकपिट। घर में भी है तो क्या है, ब्लड प्रेशर कितना है, रात को बिगड़ गई तबीयत, अभी चलो। और मैं इसलिए जानता हूं क्योंकि घर के डॉक्टरों को हॉस्पिटल तक ले जाना और ले आने का काम बचपन में मेरा ही था, इसलिए मैं ज्यादा जानता हूं। मित्रों, आप सब लोग बधाई के भी पात्र हैं, शाबाशी के भी पात्र हैं। आप लोगों ने मानवता की जो सेवा की है उसको कोई सर्टिफिकेट नहीं दे सकता, उसकी कोई शाबाशी नहीं दे सकता। मन का संतोष ही सबसे बड़ी शाबाशी होगी, क्योंकि जिस तरीके से आप काम में जुटते हैं इसका एहसास बहुत कम लोग कर सकते हैं। आपको खुद ही एहसास करके मन को खुशी लेनी पड़ेगी, यह मैं जरूर कहना चाहता हूं। बाहर वाला क्या जाने पीपी किट होता क्या है, बाहर वाला क्या जाने कि मुस्कुराने वाले डॉक्टर अंदर से तरोतर है, पसीने से तर हो गया, 5 घंटे से खड़ा है, जीवन और मौत से जूझने वाले के जीवन दान देने का काम कर रहा है। ये डॉक्टर है, इसको हमको समझना चाहिए। मैं स्वास्थ्य मंत्री था, प्लेग आया, मेरे छोटे छोटे बच्चे थे, हर दिन मुझे जाना पड़ता था प्लेग वाले एरिया में, हर दिन मैं एंटीबायोटिक खा के जाता था। डर लगता था घर आने पर इनको पकड़ूं कि ना पकड़ूं, क्योंकि मालूम नहीं कि प्लेग तो घंटों में ले लेता है। मैंने ये घटना देखी है, मैं एहसास कर सकता हूं कि 1.5 साल से डॉक्टरों के परिवार की मानसिक स्थिति क्या होगी, इसको समझना चाहिए, जो हर दिन जाते हैं और जाकर के फिर लौट करके कोरोना वार्ड से लौट करके आते हैं। इसलिए आपको जितनी बधाई दी जाए, जितनी शाबाशी दी जाए वो कम है। मानवता की सेवा करना, और ये देश हम कोई 2 मिलियन, 3 मिलियन, 5 मिलियन, 4 मिलियन, 6 मिलियन वाले नहीं हैं। हम 1.3 बिलियन वाले देश हैं और प्रजातंत्र देश हैं और फेडरल स्ट्रक्चर है। कोई अपनी वाणी बोलता है, कोई अपनी वाणी बोलता है, उसके बीच में हम मानवता की सेवा में जुटे हैं। इस बात को हमको समझना चाहिए। ऐसे में आप सब लोग काम में जुटे हैं, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूं। वी हैव लॉस्ट मेनी डॉक्टर्स ड्यूरिंग दिस कोरोना क्राइसिस. We have lost many people who fought their lives, who have dedicated their lives for the humanity. और मेंटल क्राइसिस कितनी रहती है, साधारण आदमी डरता है, जो डॉक्टर बेचारा कोरोना वार्ड में रहता है उसकी क्या स्थिति होती हो। इसलिए मैं पुनः आप सबके प्रति समर्पित भाव से आपको धन्यवाद भी देता हूं, बधाई भी देता हूं और प्रधानमंत्री मोदी जी का संदेश देता हूं कि सारा देश आपके साथ खड़ा है। इस बात को याद रखना चाहिए। मित्रों, हम लोगों ने भी तय किया है
कि हम भी 2 लाख गांव में हेल्थ वॉलंटियर्स खड़ा करेंगे बीजेपी का। आपको जानकर के खुशी होगी कि हमने लगभग 1,80,000 हेल्थ वॉलंटियर डिजिटली रजिस्टर करा लिया है और उस 1 लाख में 20,000 डॉक्टर्स हैं और हमारी ट्रेनिंग चल रही है। मैं हर बूथ पर 2 किट देने वाला हूं, हेल्थ किट। उसमें ऑक्सीमीटर होगा, उसमें थर्मल स्कैनर होगा, उसमें इम्यूनिटी बूस्टर होगा और उसमें हर तरीके से उसको जांचने के लिए और क्या जरूरत हो सकती है, ये एंटीजन टेस्ट, उसकी व्यवस्था होगी, उसकी ट्रेनिंग होगी। और इस अगस्त महीने तक मैं 4 लाख वॉलंटियर्स को भारतीय जनता पार्टी 2 लाख गांव के लिए तैयार करेगी, ताकि कभी अगर कोई थर्ड वेव आए तो बीजेपी को संतोष होना चाहिए कि हमारे 4 लाख वॉलंटियर्स समय पर हेल्थ वर्कर के, फ्रंटलाइन वर्कर के रूप में खड़े होकर अपने बूथ को, अपने गांव को बूस्टर दे रहे हैं, थर्मल स्कैनर लगा रहे हैं, ऑक्सीमीटर लगा रहे हैं, उनको हेल्थ के स्थान तक पहुंचा रहे हैं। इस बात की कोशिश करने का काम हम लोगों ने करने का तय किया है। ये मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं। मित्रों, हम सब लोग राजनीति में हैं। मैं चाहूंगा कि पत्रकार भाइयों का मेरे को साथ मिले। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि राजनीति में काम करते करते समाज में इतनी उदासीनता आ जाती है कि लोग सोचते हैं कोई आए हमें क्या फर्क पड़ता है। मित्रों, अच्छे लोगों के आने का और बुरे लोगों के जाने का बड़ा फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। मैं आज सिर्फ स्वास्थ्य के बारे में बातचीत करूंगा। यही स्वास्थ्य व्यवस्था यहां थी, यही स्वास्थ्य का काम था। आपको जानकर के याद होगा 2017 में लगभग 50 लाख लोगों के बीच में हम लोगों ने हेल्थ पॉलिसी को डिस्कस किया था। लगभग 50,000 से सजेशंस आए थे। उन सारे सजेशंस को समावेश करने के बाद 15 साल के गैप के बाद एक हेल्थ पॉलिसी बनाई गई थी, जिसको हम कहते हैं नेशनल हेल्थ पॉलिसी ऑफ 2017। और इस हेल्थ पॉलिसी में क्या किया गया था? पहली बार यह तय किया गया, इससे पहले हेल्थ पॉलिसी क्या थी? बीमार को ठीक करो। हम लोगों ने पॉलिसी बदल दी, कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ पॉलिसी बना दी। क्या थी कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ पॉलिसी? कि पहली कोशिश तो यह करो कि स्वस्थ आदमी बीमार ही ना पड़े, और बीमारी को ठीक करने के पहले बीमार के मन को ठीक करो और उसको तैयार करो। इस बात को हम लोगों ने कहा और इसीलिए प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव और क्यूरेटिव हेल्थ केयर का काम शुरू हुआ। जब हम प्रिवेंटिव बोलते हैं तो प्रिवेंटिव में हम लोगों ने तय किया कि इस देश में 1.5 लाख सब सेंटर हैं, हेल्थ के सब सेंटर 1.5 लाख। उस 1.5 लाख हेल्थ सेंटर को 7 साल के अंदर, 8 साल के अंदर हम हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में बदल डालेंगे। और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का मतलब क्या होगा? कि हर आदमी का हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में हेल्थ प्रोफाइल बनेगा। 45 साल की उम्र से बड़ा व्यक्ति का ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, डायबिटीज देखी जाएगी, डेंटल केयर देखा जाएगा, मेंटल केयर देखा जाएगा, उसके एलएफटी देखी जाएगी, केएफटी देखी जाएगी, किडनी फंक्शन टेस्ट देखा जाएगा, लिवर फंक्शन टेस्ट देखा जाएगा। और जिस किसी में भी 45 साल के बाद दिक्कत दिखेगी, उसको हम रेफरल भेजेंगे रेफरल हॉस्पिटल में, ताकि स्टिच इन टाइम सेव नाइन, समय पर उसका इलाज हो सके। इस बात को करने का हम लोगों ने तय किया। आज मुझे संतोष होता है और खुशी होती है कि आज 80,000 गांवों में सब सेंटर पर
हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का काम शुरू हो गया है और 2022-23 तक हम 1.5 लाख सब सेंटर तक पहुंच जाएंगे। इस बात के लिए 2022 तक हम हेल्थ सेंटर तक पहुंच जाएंगे, इस बात को हम लोगों ने कोशिश की है। यहां मैं आयुष के डॉक्टर्स भी देख रहा हूं, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स भी देख रहा हूं, होम्योपैथी डॉक्टर्स भी देख रहा हूं। मित्रों, ये जो झगड़ा खड़ा किया, इस हेल्थ पॉलिसी ने ये झगड़ा समाप्त किया। और झगड़ा क्या है? ऑल पैथीज आर फॉर द ह्यूमैनिटी, सबका अपना रोल है। और इसलिए हम लोगों ने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में एक आयुष ब्लॉक खड़ा किया है और आयुष ब्लॉक के साथ सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड मेडिसिन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली में खड़ा किया गया है। उसका कारण है कि हम जहां हमारी जरूरत है वहां कोई और नहीं होगा, लेकिन जहां किसी और की जरूरत है वहां हम भी नहीं चल पाएंगे। हम लोगों को अलग अलग नहीं चलना है, साइलोज में नहीं चलना है, हमको एक साथ मिलकर चलना है। इस बात को हमको समझना चाहिए। अभी देखिए रिसर्च चल रही है, ये जो हार्ट इंटरवेंशन हम करते हैं, ये बैलून लगाते हैं या स्टेंट्स लगाते हैं, क्या बोलते हैं इसको, एंजियोप्लास्टी। देयर इज नो अल्टरनेटिव टू एंजियोप्लास्टी, देयर इज नो अल्टरनेटिव टू बाईपास सर्जरी, बट एट द सेम टाइम yogic exercise is there to keep your heart healthy. Now both can be complementary to each other. Both are not separate things. आप भी कहते हैं कि भाई एक एक्टिव हार्ट अटैक से बचाने में सहयोगी होता है। एक बीमार हार्ट भी अगर एक्सरसाइज करता हुआ हार्ट है तो इट कैन सस्टेन एन हार्ट अटैक, इट कैन सस्टेन ए मायोकार्डियल इंफेक्शन। और प्राणायाम क्या कहता है? प्राणायाम इज ए डेली एक्सरसाइज। एंड नाउ द सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड स्टडीज ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज is saying this, that people who are doing pranayam, they can avoid myocardial infarction. ये बात कही जा रही है। both are complementary to each other. अब कैंसर में कीमोथेरेपी का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, लेकिन कीमोथेरेपी से इम्यूनिटी जाती है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और आयुर्वेद के पास इम्यूनिटी बूस्टर है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो हर एक को एक दूसरे के साथ मिल करके, और ये डॉक्यूमेंट के साथ होना है। ऐसा नहीं कि जगत प्रकाश ने कह दिया इसलिए प्रकाश आ गया, नहीं, ये डॉक्यूमेंट के साथ होना चाहिए, विद डॉक्यूमेंट होना चाहिए। हमको इसका रिसर्च करना चाहिए, लेकिन क्रॉस रेफरल और सेम छत के नीचे दोनों को एग्जिस्ट कराने की सुविधा ये 2017 की हेल्थ पॉलिसी हमको देती है। इस बात को हमको समझना चाहिए, ये मौका देती है, इसको हमको समझना चाहिए, इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसी तरीके से हम लोगों ने पैलिएटिव हेल्थ केयर, जीरियाट्रिक हेल्थ केयर, इन सारी चीजों पर अपना जोर दिया है और उसको संभाल करके रखा है। अब मैं जो कहता था कि मुझे पत्रकार भाइयों का सहायता चाहिए, क्या फर्क पड़ता है? कई लोग बोल देते हैं क्या फर्क पड़ता है? फर्क ये पड़ता है कि 1960 में जवाहरलाल नेहरू ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज खोल के चले गए। उसके बाद एक भी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज नहीं खुला। ये 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी आए तो फिर से 6 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज खुला। ये फर्क पड़ता है। एक रायपुर में खुला, एक ऋषिकेश में खुला, एक भुवनेश्वर में खुला, एक पटना में खुला, सारे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज खोले गए। और क्या फर्क पड़ता है? फर्क यह पड़ता है कि फिर जब यूपीए की सरकार आई तो फिर से बैन लग गया, वहीं पर चिप्पी लग गई। और फिर फर्क यह पड़ता है कि 2014 में जब मोदी जी आए तो फिर से 22 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज फिर से खुलने लगे। इस बात को समझना चाहिए, यह फर्क पड़ता है। गोरखपुर का ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज खुला, हम
बनारस के मेडिकल कॉलेज को ऑल इंडिया ऑफ मेडिकल साइंसेज के बराबरी पर ला रहे हैं। फर्क यह पड़ता है कि 2014 में 385 मेडिकल कॉलेज थे और 2020 में 532 मेडिकल कॉलेज खुल गए। यह फर्क पड़ता है। 150 मेडिकल कॉलेज खुले हैं। 2014 में मेडिकल सीट्स, एमबीबीएस सीट्स, अब देखिए मैं इसमें भी आपको बताना चाहता हूं, लोग बोलते रहे ब्रेन ड्रेन, ब्रेन ड्रेन, ब्रेन ड्रेन। कोई ब्रेन ड्रेन वाली बात नहीं है। अरे हमारा ही डॉक्टर है ना अमेरिका में, न्यूयॉर्क में बैठा हुआ, हमारा ही डॉक्टर लंदन में है ना, हम उनकी भी सेवा करेंगे और देश की भी सेवा करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। हम कभी रोने वाले नहीं है। इस बात को हमको समझना चाहिए। हमने 150 मेडिकल कॉलेज मोदी जी ने खोल दिए, 150 मेडिकल कॉलेजेस। हमारी मेडिकल सीट्स 2014 में 52,000, आज हमारी 88,000, 36,250 नई सीटें मेडिकल कॉलेज की खड़ी हुई हैं। ये फर्क पड़ता है। सही आदमी आने का क्या फर्क पड़ता है, वो ये फर्क पड़ता है। उसी तरीके से हमारे ये जो पोस्ट ग्रेजुएट सीट्स हैं, उसमें लगभग 30,000 सीटें पोस्ट ग्रेजुएट सीट्स में इंक्रीज हुआ है। यह भी हमको समझना चाहिए, इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए कि किस तरीके से इसको भी आगे बढ़ाया गया है। आप सब लोग हेल्थ से बड़े जुड़े हुए हैं। हमारे यहां एक शब्द है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। ये एक फैशन शब्द बन गया है, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। दुनिया के किसी प्लेटफॉर्म में जाओ, किसी कंट्री में जाओ, किसी देश में जाओ, ओह व्हाट आर यू डूइंग अबाउट द यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, यूएचसी। यूएचसी अमेरिका का, इंग्लैंड का, यूरोप का, सबका एजेंडा यूएचसी है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2018-19 में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत, 10 करोड़ 74 लाख परिवार यानी 50 करोड़ लोग। और ये 50 करोड़ लोग कौन है? रिक्शा वाला, ठेला वाला, रेड़ी वाला, फेड़ी वाला, बाल काटने वाला, रैग पिकर, मेड सर्वेंट, ऐसे लिफ्ट मैन, ऑटो रिक्शा चलाने वाला, ऐसे गरीब लोगों को, 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर सालाना देने का काम आयुष्मान भारत के तहत दिया। और आपको जानकर के खुशी होगी कि देश में 1 करोड़ 83 लाख गरीब लोगों ने इसका लाभ उठा लिया है। 23,000 करोड़ रुपए इस पर खर्च हो चुके हैं। और इस तरीके से आयुष्मान भारत के तहत गरीब लोगों का इलाज 5 लाख रुपए के हेल्थ कवर से हुआ है। और उसी तरीके से अगर हम देखें एम्स के दृष्टि से, तो आज रायबरेली में 823 करोड़ रुपए खर्च होकर के 610 बेडेड का हॉस्पिटल तैयार हो रहा है। गोरखपुर में 750 बेडेड हॉस्पिटल, 1,011 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। और उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में क्या फर्क पड़ता है जब बोलता हूं मैं, तो उत्तर प्रदेश में मोदी जी के आने के बाद और योगी जी के आने के बाद 30 मेडिकल कॉलेज दिए गए हैं, 30 मेडिकल कॉलेज दिए गए हैं और 1,550 एमबीबीएस सीट्स बढ़ाई गई हैं। संजय गांधी हॉस्पिटल में टर्शरी कैंसर सेंटर वह भी खोला गया है, वह भी मैं आपको बताना चाहता हूं। मित्रों, अगर मैं वैक्सीनेशन की बात करूं तो बच्चों की इंद्रधनुष की वैक्सीनेशन की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन हुआ है। 7 करोड़ 57 लाख चिल्ड्रन का, बच्चों का वैक्सीनेशन हुआ है इंद्रधनुष के तहत। ये जो डीबीटी के बच्चों को देते हैं और बाकी सारे बच्चों को जो टीकाकरण करते हैं, वो सारे का सारा 7 करोड़ 57 लाख बच्चों का हुआ है, जो सबसे बड़ा है। आयुष्मान भारत में लगभग इसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को कवर किया गया है। और उसी तरीके से आयुष मेडिकल यूनिवर्सिटी खोली जा रही है। उसी तरीके से इंश्योरेंस कवर, मुख्यमंत्री आरोग्य योजना, इसको भी चलाया जा रहा है। और अगर मैं आगरा की बात करूं तो आपके यहां मैं ही आया था सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का शिलान्यास करने के लिए। मुझे खुशी है कि मैं आगरा को सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक देने में सफल रहा।
उसी तरीके से बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी विंग ये भी खोला जा रहा है और यहां पर 116 वेंटिलेटर्स इसकी भी व्यवस्था की गई है। ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी लाए जा रहे हैं। तो इस तरीके से विकास की एक नई कहानी, एक नई गाथा लिखी गई है। ये मैं आपसे चर्चा करना चाहता था। जहां तक कोरोना के मैनेजमेंट का सवाल है, मैं हमेशा एक बात आपसे कहना चाहूंगा। आपने देखा होगा 2020 के मार्च अप्रैल में बड़ी बुरी खबर अमेरिका से आ रही थी। पीपल आर डाइंग, ग्रेवयार्ड्स आर फुल, मैनेजमेंट इज हेल्पलेस। जर्मनी से खबर आ रही थी, इटली से खबर आ रही थी। इनकी पॉपुलेशन कितनी है? किसी की 6 मिलियन, किसी की 20 मिलियन, किसी की 30 मिलियन, और ये 32 करोड़ के आसपास अमेरिका की। लेकिन 130 करोड़ का देश, हमारी लैब टेस्टिंग कैपेसिटी एक लैब होती थी जिसके बारे में जिक्र योगी जी ने किया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे। आज हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी 2.5 लाख पर डे हो गई है। इसको हमको समझना चाहिए। ये हमारी व्यवस्था की गई। लॉकडाउन लगा करके पीपीई किट इंपोर्ट करते थे, आज भारत पीपीई किट एक्सपोर्ट कर रहा है। अपने लिए तो सेल्फ सफिशिएंट है ही, अब दुनिया को दे रहा है। उसी तरीके से हमारे आइसोलेशन बेड्स, हमारे पास उस समय सीमित आइसोलेशन बेड्स थे, आज 14 लाख आइसोलेशन बेड्स हैं। हमारे पास आईसीयू बेड्स लगभग 85,000 के आसपास आईसीयू बेड्स हैं। इस तरीके से कोविड का मैनेजमेंट किया गया है। आप लोगों ने उत्तर प्रदेश में टेस्टिंग का रिकॉर्ड बनाया है। 5 करोड़ 70 लाख सैंपल्स आपने टेस्ट किए। उत्तर प्रदेश ने अपने आप में रिकॉर्ड बनाया है। आपके पास लगभग 1260 टेस्टिंग फैसिलिटीज है। आपके पास लगभग 5,900 अप्रोक्सीमेटली 6,000 आपके पास आईसीयू बेड्स है और आपकी रिकवरी रेट 97% है। इस बात को समझना चाहिए। मैं इसके लिए योगी जी को और आप डॉक्टर्स को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने इस काम को किया। मित्रों, आप सब लोग डॉक्टर्स हैं। किसको मालूम था कि डेल्टा वेरिएंट आएगा? किसको मालूम होगा कि इसकी मारक क्षमता लंग्स तक पहुंचने में 1.5 से 2 दिन लगेगी? किसको मालूम था कि ऑक्सीजन की जरूरत इतने फास्ट पड़ जाएगी? बहुत हमारे नजदीक लोगों को दुख हुआ, दिक्कत आई, हम उनके साथ हैं। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 1 सप्ताह के अंदर इस देश में ऑक्सीजन से सेल्फ सफिशिएंट बना दिया। इस बात को भी हमको समझना चाहिए। 900 हमारी पिछले साल ऑक्सीजन मेट्रिक टन की कैपेसिटी थी। इसको मार्च महीने में 3000 मेट्रिक टन किया गया और अप्रैल महीने में हमारी 9446 मेट्रिक टन करने की कैपेसिटी मोदी जी ने 1 सप्ताह के अंदर की। यह बात भी हमको ध्यान में रखनी चाहिए। और जल से, थल से और वायु से, तीनों से गंतव्य स्थानों पर ऑक्सीजन पहुंचाने की कोशिश की गई। लगभग 1 सप्ताह से 10 दिन के अंदर वायु सेना ने 1400 उड़ानें भरी, 1400 उड़ान टैंकर्स को पहुंचाने के लिए। ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई गई। ऑक्सीजन एक्सप्रेस के साथ साथ ट्रेन चलाई गई और ताकि गंतव्य स्थान पर ऑक्सीजन पहुंच सके। और आज मुझे खुशी है कि हमारे जो टैंकर्स थे, जो हमारे ऑक्सीजन सिलेंडर्स थे, वो 4 लाख से बढ़कर के वह 11 लाख यूनिट तक पहुंचा। उसी तरीके से टैंकर्स की व्यवस्था की गई। मित्रों, अभी योगी जी चर्चा कर रहे थे वैक्सीनेशन की। मैं तो लंबे समय से स्वास्थ्य मंत्री हूं। ट्यूबरकुलोसिस जब सारी दुनिया में समाप्त हो जाता था ना, तो भारत को कोई न कोई यूएनएड और यूएसएड के तहत टीका लगाने के लिए और दवाई लगाने के लिए और टीबी की दवा पहुंचती थी। चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, पल्स पोलियो, ये भारत में कब खत्म होने का संकल्प लिया गया? जब दुनिया से समाप्त हो गया, तब इसके बारे में व्यवस्था की गई। लेकिन क्या यह सच्चाई नहीं है कि 21वीं शताब्दी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी
ये पहले प्रधानमंत्री हैं जिसने कहा कोरोना के साथ लड़ेंगे और अपना वैक्सीनेशन बनाएंगे और लोगों को इससे निजात दिलाएंगे, इस बात का संकल्प लिया। डेट नोट कर लीजिए, 14 अप्रैल 2020 को पहली टास्क फोर्स बनाई थी मोदी जी ने वैक्सीनेशन के लिए। 14 अप्रैल 2020, कोई सोच भी नहीं सकता था। उस समय उन्होंने कहा वैक्सीनेशन बनाने के लिए तैयारी करो। उद्यमियों को बोला, भारत सरकार से आर्थिक सहायता दी गई, ऑफिसरों को लगाया गया, साइंटिस्ट को लगाया गया, खुद जाकर के वहां फैक्ट्री में परीक्षण निरीक्षण सब देखा, सारे परमिशंस दिए गए और 9 महीने के अंदर भारत के उद्यमी और साइंटिस्ट ने मिलकर मोदी जी के नेतृत्व में एक नहीं 2-2 वैक्सीन बना करके भारत को दी। इस बात को हमको समझना चाहिए। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारा विपक्ष कितना छोटा साबित हुआ, कितना हल्का साबित हुआ, कितनी छोटी सोच वाला पैदा हुआ। सारे वैक्सीनेशन प्रोग्राम में लोगों को भटकाना, लटकाना, अटकाना, कांग्रेस की आदत फितरत। क्या कहा? गिनी पिग्स। वी आर नॉट गिनी पिग्स, वी आर नॉट रैट्स। हैव यू डन द थर्ड ट्रायल? मैं तो लगवाऊंगा नहीं। और किसी ने तो कह दिया ये बीजेपी की वैक्सीन है। अब लग गई। ऐसी छोटी सोच वाले बड़े प्रदेशों को कहां चला पाएंगे? क्या सोच है इनकी? बीजेपी वैक्सीन। मित्रों, कितना नुकसान इन्होंने किया। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्रियों ने कह दिया हम अपने प्रदेश में नहीं लगाएंगे, और आजकल बोल रहे हैं वैक्सीन दे दो, वैक्सीन दे दो, वैक्सीन दे दो। पहले बोलने लगे मैं लाऊंगा, मैं लाऊंगा, फिर कहने लगे तुम दो, तुम दो, फिर बोलने लगे मुफ्त दो, मुफ्त दो। अरे आपको क्या मालूम, इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, सबको लगाएगा, मुफ्त लगाएगा। इस बात को हमको समझना चाहिए, इसको जानना चाहिए। और 21 तारीख को, 21 जून को तय हो गया, अब वैक्सीन लग रही है। पहले 2 कंपनियों को ऑर्डर था, फिर 16 कंपनियों को ऑर्डर दिया गया है। दिसंबर तक 19 कंपनियों को ऑर्डर दे दिया जाएगा। अगले अगस्त महीने में संतोष जी मेरे आंकड़ों को ठीक करेंगे, लेकिन लगभग 20 करोड़ पर मंथ हम डोजेज बनाने लग जाएंगे और दिसंबर महीने तक 135 करोड़ डोजेज बना लेंगे। और आपको जानकर के भी खुशी होगी कि कल ही परसों 50 करोड़ डोज लग चुका है। इस बात का हमको खुशी होनी चाहिए संतोष जी। ये वैक्सीनेशन देश का लार्जेस्ट और फास्टेस्ट है। वैसे जब मैं स्वास्थ्य मंत्री था ना, तो मैं सबको बोलता हूं वट एवर इंडिया अंडरटेक्स दैट इज द लार्जेस्ट, इट इज गोइंग टू बी द लार्जेस्ट। आयुष्मान भारत, मालूम है आयुष्मान भारत का मतलब क्या है? सारा अमेरिका की जनसंख्या ले लो, सारी कनाडा की जनसंख्या ले लो और सारी मेक्सिको की जनसंख्या ले लो और इस सबको जोड़ लो तो भारत का आयुष्मान भारत बनता है। यानी भारत में इतने लोगों को 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर मिलता है। यह है भारत की ताकत। और हमारे ऑपोजिशन भाई अमेरिका आगे है, अमेरिका आगे है, फलाना आगे है, अर्जेंटीना आगे है, फलाना आगे है। अब कोई नहीं बोलता कि आगे है। अब क्यों नहीं बोलते हो? अरे भाई, जिसने माउंट एवरेस्ट चढ़ना हो और जिसने शिवालिक की पहाड़ी चढ़नी हो, दोनों में अंतर है कि नहीं है? इटली की जनसंख्या कितनी है? कुछ मिलियन। कितनी देर लगेगी? लग जाएगा। भारत 130 करोड़ 1.3 बिलियन माउंट एवरेस्ट चढ़ते चढ़ते और सबको डोज लगाते लगाते, वो भी 2-2 डोज लगाते लगाते टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? फिर भी क्या कहा है, दिसंबर तक सबको लगा दिया जाएगा। इस बात को तय किया गया है। इस बात को हमको समझना चाहिए। इसलिए मित्रों, अच्छे लोगों को लाने का क्या फर्क पड़ता है, यह हमको समझना चाहिए। हम टीबी की दवा मांगते थे, आज हम कोरोना की मेडिसिन और वैक्सीन दे रहे हैं। ये भारत देने वाला बन गया। इस बात को हमको समझना चाहिए, इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। और हेल्थ के दृष्टि से देखा जाए, आप
सब लोग जानते हैं, मैं स्वास्थ्य मंत्री था हिमाचल प्रदेश में। हर बैठक में बड़े जोश में जाया करता था। मैंने देखो फैमिली प्लानिंग पूरी ठीक से करा दी है, जच्चा बच्चे का प्रोग्राम ठीक से करा दिया है, ट्यूबरक्लोसिस को कंट्रोल में ला दिया है, लेप्रेसी नाम की चीज नहीं रही है, फलाना ये हो गया है। जब मैं यहां पहुंचता था नेशनल मीटिंग में तो कहते थे कि अभी देश में इतनी बाकी है, अभी इतनी माताएं मर रही हैं, इतने बच्चे मर रहे हैं, इतना मर रहे हैं। ये मैं 98 की बात सुना रहा हूं। तो मैं कहा करता था कि भैया ये कैसे हो रहा है? तो कहते थे कि बीमारू राज्य है, वो बीमारू राज्य, उनके कारण ये हो रहा। और उस बीमारू में यू जो था, आर के बाद यू आता था, राजस्थान के बाद जो यू आता था वो उत्तर प्रदेश के लिए आता था। आज मुझे खुशी हो रही है कि योगी जी के नेतृत्व में अब उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य नहीं है, छलांग लगाने वाला, आगे बढ़ने वाला राज्य बन गया। इस बात को समझना चाहिए। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट में अपने अच्छे रिजल्ट्स के साथ खड़ा है, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशियो में अच्छे रिजल्ट्स के साथ खड़ा है, टीएफआर में बहुत अच्छे रिजल्ट्स के साथ खड़ा है, वैक्सीनेशन में बहुत अच्छे रिजल्ट्स के साथ खड़ा है। एंसेफ्लाइटिस यहां पर 85% रिडक्शन हुआ है और डेथ्स में 95% रिडक्शन हुआ है। इस बात को समझना चाहिए जापानीज एंसेफ्लाइटिस में। हम और योगी जी उस समय सांसद थे और मैं स्वास्थ्य मंत्री था। हम कितना लड़ते थे जापानीज एंसेफ्लाइटिस के लिए। आज 85% के अकरेंस में कमी हुई है और डेथ्स में 95% कमी हुई है। यह है उत्तर प्रदेश। अब ये बीमारू नहीं है, ये स्वस्थ उत्तर प्रदेश है, इसको समझना चाहिए। हां, ये दीगर बात है कि कई नेताओं का स्वास्थ्य बिगड़ा है, लेकिन उत्तर प्रदेश का स्वास्थ्य आगे बढ़ा है। इस बात को हमको समझना चाहिए। मित्रों, हम सब लोग एक अच्छे विचार को लेकर के प्रदेश की सेवा में जुटे हैं। आज हम मेडिकल कॉलेजेस बना रहे हैं, सीट्स बढ़ा रहे हैं, लोगों को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, कैंसर सेंटर खोल रहे हैं, टर्शरी केयर सेंटर खोल रहे हैं, हर तरीके से वैक्सीनेशन के प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे हैं। अभी ये कोरोना आया। अब देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जब 100 साल पहले महामारी आई थी तो भारत में बीमारी से ज्यादा लोग भूखमरी से मर गए थे। मोर कैजुअलिटीज वेर बिकॉज ऑफ स्टारवेशन देन बिकॉज ऑफ द डिजीज। प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ जनता को एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, मार्च महीने से लेकर के दीपावली तक उनके घर में दीप जल सके, इसकी व्यवस्था की गई। इसको हमको समझना चाहिए। और इसका फर्क क्या पड़ा? इसका फर्क यह पड़ा कि वह लोग अच्छे तरीके से जहां आगे बढ़ रहे हैं, वहीं WHO के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस ने कहा कि हियर इज इंडिया which has not only addressed the health issues, it has addressed, Prime Minister Modi has addressed the economic issues also. Secretary General United Nations ने क्या कहा कि Prime Minister Modi has addressed not only health issues but economic issues, other countries should follow it. इस बात को उन्होंने कहा। आज इंडिया लीडर बनकर के खड़ा है। आयुष्मान भारत जब हम लोग बना करके गए थे, जो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का सबसे बड़ा देश का प्रोग्राम है। अब मैं आपसे ऐसे ही शेयर कर रहा हूं। मैं ऑस्ट्रेलिया गया था, तो वहां पर लोगों ने कहा, वी आर हियर फॉर डिजिटल एंड वी आर वर्किंग फॉर डिजिटल। व्हाट टाइप ऑफ वर्क यू आर डूइंग इन इंडिया? आई सेड नथिंग मच। ओनली 500 million people are there who are the card holders, and because of the thumb they can get a green card, and from the green card they can get their services of health services in any part of the country and the payment will be done digitally. This is digital India. इसको समझना चाहिए। यानी 50 करोड़ लोग अपने अंगूठा लगा करके किसी भी हॉस्पिटल में गोल्डन कार्ड पर हकदार बन जाएं और वो अंगूठा लगाते वो बता दे कि ये रमेश कुमार है, इसकी पत्नी का नाम रत्ना देवी है, इसके 2 बच्चे हैं जिनकी उम्र 18 साल है और 25 साल है, जिसका नाम सुरेश कुमार और दिनेश कुमार है, और ये लोग 5 लाख के हकदार हैं। इनकी माताजी का छोटा सा ऑपरेशन हुआ था,
2021 में 20,000 रुपए खर्च हुए थे, 4,80,000 इनके खाते में पड़े हुए हैं। किसी भी अस्पताल में एडमिशन करा लीजिए, 4 लाख से नीचे का बिल पेमेंट डिजिटली हो जाएगा, यह व्यवस्था की गई है। अब आप बताइए, ये क्या दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल प्रोग्राम नहीं है? जब मैंने ये बात उनको बताई ऑस्ट्रेलिया में, तो कहने लगे दिस इज योर डिजिटल प्रोग्राम, वी कुड नेवर इमेजिन। हमने कहा आप कुछ भी इमेजिन नहीं करेंगे। भारत के लोग बड़े बड़े काम करने वाले लोग हैं, पहचानने की ताकत आपको चाहिए। हम जो काम करते हैं वो दुनिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम बन जाता है, इस बात को हमको समझना चाहिए। मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं। देखिए, साधारण आदमी नहीं समझता है, लेकिन मैं समझता हूं, और मैं चाहता हूं कि मैं पत्रकारों को समझाऊं। इतने साल हो गए, अगर पल्स पोलियो में पोलियो का एक डेड वायरस भी किसी सीवेज में मिल जाता है, तो भी स्वास्थ्य मंत्रालय को 3 दिन के अंदर खबर कर दी जाती है कि पोलियो का डेड वायरस मिला है। यह स्वास्थ्य विभाग की ताकत को दर्शाता है। समझने वाले समझ सकते हैं, जिसको समझना हो वो इसको समझ सकता है। ये 130 करोड़ का देश, हम कहते हैं हम पल्स पोलियो फ्री हो गए, इसका मतलब हमारी बहनों ने, आशा वर्कर्स ने, हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स ने गढ़चिरौली के ट्राइबल इलाके के जंगलों में भी जाकर के वैक्सीनेशन किया है, लेह लद्दाख में भी जाकर के वैक्सीनेशन किया है, पल्स पोलियो के बूंद पिलाई है, और इसी तरीके से उन्होंने हमारे बस्तर के जंगलों में भी जाकर के काम किया है। ये हमारे भारत के हेल्थ सिस्टम का रोबस्ट उदाहरण है, जिसके लिए हमको बार बार उनको शाबाशी देनी चाहिए और समझना चाहिए। अभी हम ये वैक्सीनेशन कर रहे हैं, हमको किसी को मालूम है व्हाट इज दिस कोल्ड चेन? ये वैक्सीन को अच्छी अवस्था में पहुंचाना ये छोटी घटना है। ये 12-12 इंजेक्शन 3-3 साल के बच्चे को लगवाना, और वो उसमें से एक भी इंजेक्शन खराब ना होना, और खराब होना तो उसका रंग बदल जाना, ये छोटी घटना है। और हम डिप्थेरिया के इंजेक्शन हम कितने लगाते हैं? अभी ये जो हमारा प्रोग्राम होता है, एक छोटा सा प्रोग्राम, डीवर्मिंग का प्रोग्राम, कितना प्रोग्राम है? 40 करोड़ बच्चों को 3 दिन के अंदर डीवर्मिंग करते हैं। अब 40 करोड़ को सुनेगा तो ऐसे ही माथा चकरा जाएगा, लेकिन ये 40 करोड़ लोगों तक पहुंचाते हैं। ये हमारे स्वास्थ्य विभाग की ताकत है, जिसको हमको समझना चाहिए। इसलिए मित्रों, हम जितना आपके बारे में कहें वो कम है। स्वास्थ्य के दृष्टि से भारत ने जितना काम किया है, और फिर मैं बोलता हूं क्या फर्क पड़ता है? फर्क ये पड़ता है जब नेता समझता है कि हमारे लोग कितना काम कर रहे हैं, तो फर्क पड़ जाता है। इस बात को हमको समझना चाहिए। और जब कोई नृप भयो हमें क्या हानि, तो वह मतलब कोई नृप का मतलब होता है कोई राजा भय हमको क्या हानि, तो वह समाज बहुत दिन तक चलता नहीं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, हमारा जागृत समाज है, जागे हुए नेताओं को जो समाज की सेवा कर रहे हैं उनको शाबाशी दो, उनको काम दो, और जो लोग इंजेक्शन से डर रहे हो कि इसमें भी राजनीति है, इनको घर बैठ के आराम दो। यही तरीका है, इसको हमको समझना चाहिए, ये आपको करना चाहिए। मैंने आपसे इशारे में बहुत सी बातें की हैं, और डॉक्टर तो ऐसा होता है जो मरीज की मुस्कान से समझ लेता है कि जबरदस्ती में हंस रहा है या सच में इसको हंसने की इच्छा हो रही है। तो आपको, और आपका तो मैं मंत्री रहा हूं, तो मैं भी थोड़ा बहुत समझ ही लेता हूं। तो इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बात सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर जेपी नड्डा जी, श्री जेपी नड्डा जी। कृपया बैठे रहेंगे। अभी कार्यक्रम हमको डॉक्टर एमसी गुप्ता का आशीर्वचन सुन के ही जाना चाहिए यहाँ से। एक छोटा सा कार्यक्रम है, मंच चाहता था कि सभी डॉक्टरों का सम्मान हो जाए, लेकिन हम एमसी गुप्ता जी का सम्मान करके चाहेंगे कि सभी डॉक्टर समझें, उनका सम्मान हो गया है। श्री नड्डा जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, BL संतोष जी, हाँ, एमसी गुप्ता जी का सम्मान कर रहे हैं एक बार। डॉक्टर एमसी गुप्ता जी को हम सब सुनेंगे, ऐसा मेरा आप सबसे निवेदन है। आदरणीय माननीय श्री नड्डा जी,
परम पूजनीय योगी जी सीएम उत्तर प्रदेश, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित जन, सभागार में उपस्थित भाजपा के पदाधिकारीगण एवं मेरे प्यारे डॉक्टर दोस्तों, भाइयों और बहनों, सर्वप्रथम मैं अपनी एवं समस्त डॉक्टर समुदाय की ओर से श्रीमान नंदा जी को और माननीय योगी जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपने व्यस्त कार्यक्रम में से भी समय निकालकर यहां आगरा में आकर हमको